और वेव। तो आज हम 2015 से पीछे के जितने भी पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं वेव्स और सुपरपोजिशन के, उनको करना स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव जस्ट ओपन दिस फाइल वेयर आई हैव कंबाइंड ऑल द ईयरली पेपर्स फ्रॉम 2002 टिल 2022, और बस मैं स्क्रॉल अप करता जाऊंगा एंड वेयर एवर वी फाइंड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सुपरपोजिशन और वेव्स वी विल डू दैट। जैसे कि ये हमारे सामने एक पहला सवाल है which involves as you can see स्टेशनरी वेव्स। तो आपके पास एक ट्यूब है जो एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज्ड है। लाउड स्पीकर सिग्नल जनरेटर से कनेक्टेड है और उसके अंदर हमारी जो लेंथ है उन्होंने कहा वो एडजस्टेबल है, लेंथ एडजस्टेबल। ठीक है, वेवलेंथ उन्होंने साउंड की बता दी है कितनी है। वेवलेंथ आपकी फिक्स्ड रहेगी, लेंथ को एडजस्ट किया जाएगा। हाउ स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड, हाउ आर दे फॉर्म्ड? स्टेशनरी वेव्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द सेम वे। और आपने बताना है कि भाई एक दो स्टेशनरी वेव्स ट्रेवल करी होंगी। यहाँ पे दो स्टेशनरी वेव्स कैसे आएंगी? साउंड travels downwards and reflects from the bottom end. The reflected wave and the incident wave, इंसिडेंट वेव जो ऊपर से आ रही थी और रिफ्लेक्टेड वेव जो नीचे से ऊपर जा रही है, ओवरलैप। दे हैव सेम wavelength and their resultant will be stationary wave। तो असेंशली बताना है कि साउंड वेव रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, इनकमिंग वेव भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिफ्लेक्शन बताना है और सेम वेवलेंथ बताना है और ओवरलैप होगी और रिजल्टेंट का वर्ड यूज करना है। ये सारी बातें आप मेंशन करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। द लेंथ एल इज एट, ओके, सो इट्स समवेयर बिटवीन 0.2 एंड 1.00। 0.2 से 1 मीटर के बीच में उसकी लेंथ को एडजस्ट किया जा रहा है। ऐसी टू वैल्यूज ऑफ एल बताएं जिसपे स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। तो हमें पता है कि स्टेशनरी वेव जो है वो स्पेसिफिक वैल्यूज पे फॉर्म होती है, और स्टेशनरी वेव फॉर्म होने के लिए हमें ये भी पता है कि हम डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक का डायग्राम देखने में कैसा होता है जब छोटी लेंथ होगी? फर्स्ट हार्मोनिक का डायग्राम कैसा होता है? सबको आइडिया है कि फर्स्ट हार्मोनिक का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है क्लोज्ड एंड वाले ट्यूब केस का। राइट, डज दैट मेक सेंस? इसके अंदर आपके पास एक एंटी नोड है और एक नोड है बस। ये आपका नोड है, ये आपका एंटी नोड है। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी जो लेंथ है वो लेमडा अपॉन 4 के इक्वल है। तो पहली जो लेंथ है वो लेमडा अपॉन 4 के इक्वल है, और लेमडा की वैल्यू हमें पता है कि 0.680 है। उसको डिवाइडेड बाय 4 किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या वेवलेंथ आएगी बताओ बेटा? 0.17 मीटर्स। एक और जो मेरे पास बन सकती है स्टेशनरी वेव, उसके अंदर जाहिर सी बात अब लेंथ थोड़ी सी जब इंक्रीज हो जाएगी तो उसमें सिचुएशन कुछ डिफरेंट होगी, और उसमें आपका जो स्टेशनरी वेव का पैटर्न है वो देखने में कुछ यूं होगा। नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, इस तरह की बनती है। और हमने यहाँ पे ये सीखा है कि ये कितनी वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक? 1/2 and a quarter, so that's 3/4 lambda is equals to L। तो आपने 3/4 lambda की वैल्यू बतानी है। And what does that give you? That gives you 0.51। Any confusions?
एनी सर क्वेश्चन? यहाँ पर आपने NV/4L यूज करना था, तो आपने L कहाँ गया? दोबारा से और रिपीट NV, सवाल सवाल रिपीट करो, समझ नहीं आया। सर NV/4L फॉर्मूला था, तो आपने इसको लेंथ से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? मैंने डायरेक्ट उसकी जो वेवलेंथ है उसको लेंथ से कंपेयर कर लिया जब वो फॉर्मूलाज डिराइव। पहली बात तो है कि NV/4L अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, NV/4L, उसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे एन वी की वैल्यू नहीं पता, स्पीड नहीं पता ना मुझे, तो मैं कैसे अप्लाई करूंगा इस फॉर्मूला को? ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, मुझे फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता कि जो दो स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हाउएवर आई डू नो कि जब भी पहली स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तो उसकी शेप इस तरह बनती है, उसका पैटर्न ये होता है। दूसरा सेकंड हार्मोनिक के अंदर पैटर्न ये होता है। पैटर्न को देखते हुए मैंने वेवलेंथ को एल से कंपेयर कर लिया, और मैंने वेवलेंथ की वैल्यू क्योंकि मुझे पता थी तो मैंने एल निकाल लिया। ठीक है। जी सर। ओके, आगे चलेंगे। वो कह रहे हैं जी, लेबल द पोजिशंस of antinode A and node N for the least value of L for which a stationary wave is formed. Least value मतलब फर्स्ट हार्मोनिक। सबसे जब फर्स्ट हार्मोनिक फॉर्म हुआ था तो जाहिर सी बात है आपका ये पैटर्न बना था। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको जरा थोड़ा सा सही कर लें। फर्स्ट हार्मोनिक देखने में ऐसा ही होता है, और इसके अंदर आपका एक ही नोड बनता है और एक ही एंटी नोड बनता है। तो यहाँ पे आपने एंटी नोड और यहाँ पे आपने नोड लेबल कर देना है बस। ऑल क्लियर? आसान क्वेश्चन है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें स्टेशनरी वेव्स आई थी। लेट्स जस्ट कीप स्क्रॉलिंग अप एंड कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन। We'll go to the paper before this now. Okay. This is also a question about waves, and this is actually about two source interference. उसी paper में सही है. So what you have is a signal generator connected to two loudspeakers. एक ही जनरेटर से दोनों लाउड स्पीकर कनेक्टेड हैं, तो जाहिर सी बात है ये सोर्सेस कोहेरेंट हो जाएंगे। माइक्रोफोन M is connected to the CRO, detects the intensity of sound along the line ABC. Okay, so सी माइक्रोफोन को ऐसे मूव किया जा रहा है। अब वो उस पे CRO पे जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर होगी। डिस्टेंसेस L1A एंड L2A आर इक्वल। कह रहे हैं कि A जो है वो यहाँ से दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब ये L जो है, ये A जो है वो बेसिकली अलोंग द लाइन, ऐसी लाइन पे लाई करता है जो बेसिकली मिड पॉइंट है हमारे L1 और L2 का। टाइम बेस इज स्विच्ड ऑफ। टाइम बेस जब सीआरओ की स्विच ऑफ होती है, आप लोगों ने ओ लेवल में आपको शायद याद हो कि जब टाइम बेस स्विच ऑन होती है तो आपका ऐसे ऐसे लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, वो लाइन ऊपर या नीचे मूव करती है, और या फिर वो इस तरह का पैटर्न बनाती है। लेकिन क्योंकि टाइम बेस स्विच ऑफ है, सो नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ट्रेस। ट्रेस आपका मिडिल में रहेगा, जो आपका ट्रेस है वो मिडिल में रहेगा, और वो आपका लेफ्ट राइट मूव नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको साउंड की इंटेंसिटी वाई एक्सिस की मूवमेंट से पता चलेगी। द ट्रेस शोन ऑन द CRO, ये पॉइंट ए पे है, फिर ये पॉइंट बी पे है, और ये पॉइंट सी पे है। माइक्रोफोन को जब पॉइंट ए पे रखा तो आपको एक मैक्सिमम साउंड सुनाई दे रहा है। ओके अनस, कोई बात नहीं, मैं तुमसे एक लेक्चर शेयर कर दूंगा CRO का, ओ लेवल का, मुझे मैसेज कर देना। ओ लेवल की वैसे प्लेलिस्ट में से ढूंढ भी सकते हो, टुवर्ड्स द एंड होगा, इट्स ऑन माय चैनल, बट इफ यू आस्क मी on WhatsApp, I'll find the video and send a lecture to you about CRO specifically, जो ओ लेवल को पढ़ाया जाता है। सो ए पे ये आपको नजर आ रहा है कि साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा है। बी पे आपकी साउंड की इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो है, मतलब कि यहाँ पे मिनिमा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड देन सी पे दोबारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लाउड, क्वाइट, लाउड, ये इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, लाउड क्वाइट लाउड, इस तरह का आपका पैटर्न बनेगा। For these traces, 1 centimeter represents 5 millivolts on the vertical scale. बड़ी आसान आसान बातें लिखी हुई हैं। कह रहे हैं जी ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 5 मिलीवोल्ट्स के बराबर है, राइट।
तो इसका मतलब 0 से लेके साउंड का जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो 5 मिली वोल्ट्स आ रहा है वोल्टेज के स्केल पे। ठीक है, यहाँ पे जाहिर सी मतलब 0 ही है, और यहाँ पे दोबारा 5 मिली वोल्ट्स +5 -5 मिली वोल्ट्स में वो इस तरह साउंड ऑसिलेट कर रहा है। कह रहे हैं कि वाई कोहेरेंट, कोहेरेंट क्यों है वेव्स? वेल They दे, have constant phase difference. हाँ कोहेरेंट की डेफिनेशन भी लिखेंगे और ये रीजन भी दे देंगे कि वो दोनों सेम सिग्नल जनरेटर से कनेक्टेड हैं। दे आर connected to the same generator, so they have constant phase difference। सिंपली कोहेरेंस की डेफिनेशन लिखी है, बट उसकी रीजन भी बता दी कि वो सेम जनरेटर से कनेक्टेड है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करें और एक्सप्लेन करें कि ए पे और बी पे और सी पे जो ट्रेस बन रहे हैं उनका आप एक्सप्लेन करें। तो आप बताओगे इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, राइट? ए पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम because of constructive interference। अभी इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अभी से मैंने एक तरह से डिस्क्राइब किया। नाउ आई विल एक्सप्लेन कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे क्यों हो रही है। बेटा जब वेव यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आएगी और यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आएगी, इक्वल डिस्टेंस दोनों वेव्स ट्रेवल करके आ रही, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे तो इनका पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा होगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे the waves arriving at A have a path difference of 0 लैम्डा। सी के अंदर भी आप यही बात लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि सी पे दोबारा से, हाँ आप लाउड भी लिख सकते हो बेटा, बिल्कुल लिख सकते हो, यू कैन से द साउंड इज लाउड। अच्छा, सी के अंदर दोबारा से आप यही बात लिखोगे इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, राइट? क्योंकि दोबारा से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस हो जाता है पहले के बाद, जो बीच वाले मैक्सिमम के बाद जब उसके बाद मैक्सिमम बनता है, यहाँ पे जो मैक्सिमम बनता है यहाँ पे पार्ट डिफरेंस होता है 1 लैम्डा, यहाँ पे था 0 लैम्डा। इसके बाद जो बनेगा एक और उस पर होगा 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा, और हमने कल रिवाइज भी किया था इस बात। तो यहाँ पे मैंने 1 लैम्डा लिख दिया, 2 लैम्डा। बी पे बताऊंगा वही बात लिखूंगा, लेकिन अब उसके अंदर आंसर अपना रिवर्स कर दूंगा कि कंस्ट्रक्टिव के बजाय क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो लेट्स राइट दैट डाउन। यार 1 मिनट देना जरा प्लीज। हाँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटेंसिटी इज मिनिमम। क्या लिख दूंगा? मिनिमम। बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और उनका पार्ट डिफरेंस कितना होता है यहाँ पे? 0.5 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस होता है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये चीजें बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए चैप्टर के अंदर। Sound emitted from L1 and L2 has a frequency of 500 Hz. Time base on the CRO is now switched on. Time base को switch on कर दिया है। अब आपका ट्रेस हॉरिजॉन्टल भी आपको एक्सेस पे आपको दिखाएगा टाइम की वैल्यू। माइक्रोफोन जो है वो प्लेस किया है उन्होंने ए पे, एम को ए पे रखना है। मतलब ड्रॉ द ट्रेस सीन ऑन द CRO। 1 centimeter represents 5 millivolts on the horizontal scale. 1 centimeter represents 0.1 milliseconds। सबसे पहले आपको पता है कि साउंड का ट्रेस कैसा बनता है? टाइम बेस ऑन के साथ इस तरह का ट्रेस बनता है। लेकिन आपको ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड का ख्याल रखना है और पीरियड का ख्याल रखना है। एम्पलीट्यूड यू ऑलरेडी नो कि 5 मिलीवोल्ट्स है, तो वो 1 सेंटीमीटर की हाइट पर ही बनेगा। सो इफ दिस लाइन इज द 0, तो मेरी वेव की जो पीक है वो यहाँ इस लाइन तक बनेगी और जो ट्रफ है वो यहाँ तक बनेगी। इससे ऊपर और इससे नीचे तो मैंने जाना नहीं है, ये तो डिसाइडेड है, क्योंकि उन्होंने बता दिया ए पे रखा है साउंड का। हमें ऑलरेडी हम इस ग्राफ से देख चुके हैं कि साउंड इससे और इससे ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा। बट उसके अलावा टाइम की वैल्यू शो करने के लिए कि कितना पीरियड जो है वो कितने बॉक्सेस में मेरा ट्रेस कंप्लीट होगा,
1 बॉक्सेस में, 2 बॉक्सेस में, 3 बॉक्सेस में, 4 बॉक्सेस में, मतलब कितने सेंटीमीटर में मेरा पीरियड कंप्लीट होगा, उसके लिए मुझे उसका पीरियड निकालना है। पीरियड कैसे आता है? 1/फ्रीक्वेंसी से। सो 500 हर्ट्स 1/500 कितना होता है बेटा? ये होता है जी 0.002 सेकेंड्स, और इन अदर वर्ड्स इट्स ऑल्सो 2 मिली सेकेंड्स। अब 2 मिली सेकेंड्स का हमारे पास पीरियड है। हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1 मिली सेकेंड को। सो दिस इज 0.1। तो अगर यहाँ पे तुम्हारा जो टाइम है, मैं जरा बताता हूँ, अगर लेट सपोज ये तुम्हारा टाइम 0 है, इसको तुम 0 कंसिडर करते हो, तो ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.3 है, ये 0.4 है, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10। 0.10 का मतलब कि 1 मिली सेकेंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आई ओनली हैव 1 मिली सेकेंड। आई ओनली हैव 1 मिली सेकेंड टू शो। तो मैं अपना पूरा ट्रेस दिखा ही नहीं सकता। पूरा ट्रेस कंप्लीट होता है 2 मिली सेकेंड में, but I have only 1 millisecond available from here till here. So I can only show half the trace, which would kind of look like this. मैं इससे ज्यादा ट्रेस बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि मेरी अगली जो पूरी वेव कंप्लीट होगी वो आगे जाके ऐसा कंप्लीट होगी, लेकिन वो अब इस ट्रेस के अंदर आपको नजर नहीं आ रही। इनको टाइम बेस्ड सेटिंग थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए थी, थोड़ी सी बढ़ा देते टाइम बेस्ड सेकंड, तो ये पूरा ट्रेस यहाँ पे बन जाता। अगर टाइम बेस्ड सेटिंग को ये कर दें 0.2, तो ये ट्रेस पूरा यहाँ पे ऐसे बन जाए। लेकिन वो जाहिर सी बात है कि उन्होंने नहीं आपको दिया, तो टाइम बेस्ड सेटिंग, इसलिए इससे ज़्यादा हम ग्राफ, इसका जो ये वाला जो पार्ट है वो हम दिखा ही नहीं सकते, बिकॉज वो ट्रेस में पूरा नहीं आ रहा। ओके ओके, अब हम पिछले वेरिएंट पे जाते हैं और कुछ और सवाल करते हैं। वेरिएंट 3 के क्वेश्चंस थे, ये वेरिएंट 2 के क्वेश्चंस देखेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन है जो दोबारा से टू सोर्स इंटरफेरेंस के ऊपर है, बट दिस टाइम द एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन इन अ रिपल टैंक विद वाटर वेव्स। Demonstrate interference on the surface of water. You have two dippers, D1 and D2. They're connected to a DC power supply. So the motor oscillates. The dippers move up and down coherently. In phase वो dippers vibrate करेंगे, दोनों waves जो है वो travel करेंगी। कुछ point A और point B उन्होंने mark किए हैं। इसके बाद वो कह रहे हैं जी the two dippers D1 and D2 are connected to a motor. Initially only D1 vibrates. पहले सिर्फ D1 वाइब्रेट कर रहा है, D2 वाइब्रेट नहीं कर रहा। The variation of distance x from D1, तो आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दिखाया हुआ है, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिखाया हुआ है। D1 वाले डिपर की जो वेव बन रही है सिर्फ उसका ग्राफ दिखाया हुआ है। डिटरमिन द एम्पलीट्यूड एंड द वेवलेंथ। यू नो हाउ यू नीड टू डू दैट। आपको पता है कि आपने एम्पलीट्यूड इस ग्राफ से कैसे डिटरमिन करना होता है। ये वैल्यू है आपके एम्पलीट्यूड की। व्हाट इज दिस वैल्यू बेटा? ये वैल्यू क्या है? एक्यूरेटली रीड करना। अगर ये 2 है और ये 4 है तो ये 2.4, 2.4, 2.8, 2.6 सर। ये 3.2 है, 3.2 है, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4। तो तीसरे बॉक्स पे ये 3.2 आएगा। प्लीज रीड द ग्राफ वेरी केयरफुली, ट्रायल एंड एरर किया करो, ठीक है। 3.2 आपका मिलीमीटर एम्पलीट्यूड है। वेवलेंथ निकालनी है जी। वेवलेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है, कितनी है? 20। 20 mm। यूनिट्स का ख्याल रखें, यूनिट्स उन्होंने खुद ही लिख दिए वैसे। टू डिपर्स D1 and D2 आर मेड टू वाइब्रेट। अच्छा जी, अब दोनों D1 and D2 वाइब्रेट टुगेदर and both and waves are produced by both dippers on the water surface. To explain whether these waves are stationary or progressive. Okay. तो ये जो वेव्स बन रही है स्टेशनरी है, प्रोग्रेसिव है। जाहिर सी बात है हम बताएंगे कि ये स्टेशनरी वेव्स नहीं है, क्योंकि इससे एनर्जी जो है वो आगे ट्रेवल करेगी। एनर्जी ट्रेवल करेगी इसलिए प्रोग्रेसिव वेव है। एनर्जी ट्रैप होती है तो आपके पास स्टेशनरी वेव होती है, और ना ही यहाँ पे स्टेशनरी वेव की कोई कंडीशन मीट हो रही है, तो हम बताएंगे कि प्रोग्रेसिव वेव है। बिकॉज
energy is being transferred from away from the source, जो कि क्या है हमारी डिपर्स है हमारे, away from the dippers. उसके बाद वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई D1 एंड D2 आर कनेक्टेड टू द सेम मोटर। हम इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाह रहे थे और उसके लिए D1 और D2 को सेम मोटर से कनेक्ट किया। ये वही सेम रीजन है जिसमें आप एक ही लेजर को दो स्लिट्स में से पास करते हो, दो अलग अलग लेजर नहीं यूज कर सकते। ये वही इसका रीजन है जिसकी वजह से आप एक सिग्नल जनरेटर को दो स्पीकर से कनेक्ट करते हो, दो अलग अलग सिग्नल जनरेटर दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ साउंड नहीं यूज करते हैं। तो वो क्या है, सो दैट क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम, वेव्स जो आएंगी दोनों सोर्सेज से वो क्या हो, सो दैट द वेव्स कोहेरेंट। फ्रॉम बोथ सोर्सेज आर कोहेरेंट। नाउ आई बिलीव कि कोहेरेंट का वर्ड लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे, बट टू बी ऑन द सेफ साइड यू मैं गो अ स्टेप फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन कि कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। क्या चला जाएगा आपका, ठीक है, सो दैट दे मे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, आगे कॉमा डाल के लिख दो। एनीवेज, डिस्टेंस बताया हुआ है D1 से A तक का, D2 से A तक का, D1 से B तक का और D2 से B तक का। तो ये जो चार लाइनें हैं ना, 1 2 3 4, इनके डिस्टेंसेस टेबल में बताए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं जी स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर एट ए एंड एट बी। जाहिर सी बात है आपने फिगर आउट ये करना है कि आपका वाटर डिस्प्लेस ज्यादा एम्पलीट्यूड से कर रहा होगा कंपेयर टू द सिंगल डिपर, और कम एम्पलीट्यूड से कर रहा होगा, या मतलब कि नहीं कर रहा होगा। तो जो आपकी वाइब्रेशन है पानी की जो ऑसिलेशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको बताना है कि वो ज्यादा होगी या कम होगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। और उसको पता लगाने के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस। सो पहले पॉइंट ए के लिए मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूँ, ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट ए पे ये वाला और जो ये वाला डिस्टेंस है, इनको मैं कंपेयर कर रहा हूँ। अब वो जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5 और 7 सेंटीमीटर। वेवलेंथ क्या है वेव्स की, हमें वेवलेंथ पता है कि 2 मिलीमीटर्स है, इन अदर वर्ड्स दैट्स 0.02 मीटर्स। एम आई करेक्ट, ठीक है ना। तो हम पता लगा सकते हैं कि पार्ट डिफरेंस क्या है। पार्ट डिफरेंस निकालो। पार्ट डिफरेंस को मैं यहाँ पे z बोल देता हूँ। यू कैन जस्ट यूज एनी सिंबल, यू कैन जस्ट राइट द वर्ड पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, पार्ट डिफरेंस आ रहा है जी 7 - 5 डिवाइडेड बाय 0.02। सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस क्या आया, होल नंबर आया या नहीं आया, आई बिलीव आ रहा है। वेल हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ रहा है 100 लैम्डा, ऐसा ही है। हाँ ठीक है। सो हम बताएंगे कैसी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब अपना आंसर लिखो। अच्छा हाँ, इसको मैंने मीटर्स में नहीं कन्वर्ट किया, इसको भी मीटर भी, या तो उसको भी सेंटीमीटर में लगता है या उसको भी सेंटीमीटर में लगता। आई विल रादर यूज इट इन सेंटीमीटर्स, इसको मैं सेंटीमीटर्स में कर लेता हूँ, तो दिस विल बिकम 2 सेंटीमीटर्स, आई एम सॉरी। तो ये 7 - 5 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 लैम्डा आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो अब हम बताएंगे कि भाई देखो, अच्छी बात होती है कि आप सेंटेंसेस में आंसर लिखो, बट ये वर्किंग भी एग्जामिनर को समझ में आएगी। इफ यू मेंशन व्हाट दिस मींस, तो आप बताओगे therefore the displacement at A will be more compared to what I am trying to say is कि भाई डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो, ठीक है।
अगर दोनों की बराबर है तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वहां पे डबल हो जाएगी, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। पानी ज्यादा ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। यहाँ पे आप दोबारा पार्ट डिफरेंस निकालो और आप देखते हो कि 7 - 5 वहां पे किया था, यहाँ पे आपको 6 - 5 करना है। यू कैन सी द डिस्टेंसेस इन द टेबल, और वही 2 सेंटीमीटर से डिवाइड करता हूँ, आपके पास आंसर आता है जी। एंड आपको पता चल गया कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अच्छा, ये बात भी याद रखो कि ये कौन सा केस है। पहला वाला केस 1 है जो हमने 4 केसेस पढ़े थे, दूसरा वाला केस 2 है। तो क्यों? क्योंकि जो सोर्सेज है वो इन फेज वाइब्रेट कर रही हैं। याद है, डिपर एक ही रॉड से कनेक्टेड है और रॉड एक ही मोटर से कनेक्टेड है, तो सेम इन फेज वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आप बताओगे। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, या फिर लिख दो लेस, ठीक है। एंड कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू द वाइब्रेशंस जस्ट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, कंपेयर टू टू जस्ट सिंगल सोर्स, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। एक और सुपरपोजिशन का क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ये तो इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। चलो भाई चलो। ये रहा एक बार हमारे पास क्वेश्चन। अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफर्स एनर्जी, अ स्टेशनरी वेव डज नॉट ट्रांसफर एनर्जी। स्टेट टू अदर डिफरेंसेस बिटवीन स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव्स। तो कल हमने रिवाइज किए थे, उसमें से आप कोई से भी दो और लिख सकते हो। मैं कोई से भी दो लिख देता हूँ और उसको एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। सो कौन सा वाला लिखना पसंद करेंगे हम? एक मिनट देना। प्रोग्रेसिव वेव्स के पास एम्पलीट्यूड सेम होता है हाँ, हम ये और कह स्टेशनरी दिया। वेव पे नहीं होता। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पॉइंट्स is the same in progressive wave, but different in stationary waves. इसके बाद अगर हम ये लिखें कि प्रोग्रेसिव वेव्स के पास कंप्रेशंस और एयर फ्रैक्शंस, या आप ये कह लो कि पीक्स और ट्रफ्स और वो होते हैं क्रेस्ट, और स्टेशनरी वेव का नोड्स और एंटी नोड्स होते हैं, तो वो इतने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब ये कोई बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बात को। बेटा ये बात हम वेव्स और सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं 2015 से पहले और उससे ऊपर। अब ये है अक्टूबर नवंबर 2015 का ही पेपर 2-1 है, जिसका हम क्वेश्चन 5 कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट टारगेटिंग वेव्स एंड सुपरपोजिशन क्वेश्चंस। और दूसरा हम ये डिफरेंस लिख सकते हैं जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है, और जो अच्छा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है, वो ये है कि प्रोग्रेसिव वेव में सारे पॉइंट्स का थोड़ा थोड़ा फेज डिफरेंस होता है, जबकि अनस आप जो पॉइंट बता रहे हो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। वो वाला डिफरेंस हम रिपीट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा राइट टू अदर डिफरेंसेस। जो आप डिफरेंस बता रहे हो वो ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो हम वो जो ट्रैप एनर्जी और ट्रांसफर एनर्जी वाला है वो हम नहीं लिखेंगे। अब हम दूसरा फेज डिफरेंस वाले लिखेंगे। तो आप बताओगे। ऑल पॉइंट्स बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। कोई सी भी दो नोड्स जो हैं, नोड्स के बीच में जो सारे पॉइंट्स होते हैं इन अ स्टेशनरी वेव, in a stationary wave they are all in phase, but all points
in a transverse wave, sorry transverse wave बोल रहा हूँ, progressive wave are slightly out of phase with each other. जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हैं पॉइंट्स भी एक दूसरे से और आउट ऑफ फेज होते जाते हैं, फिर साइकिल कंप्लीट होने के बाद इन फेज पॉइंट्स भी आ जाते हैं ऑब्वियसली, बट आई गेस जितनी जगह उसके हिसाब से हमने बात सही लिखी है. A stationary wave is formed on a stretched string. Stationary wave on a string between two fixed points A and B. The variation of displacement along with distance is shown. Displacement distance particle आपको पता है कि वेव की एक्चुअल तस्वीर होती है, वेव की एक्चुअल पिक्चर होती है, इफ यू माइट रिमेंबर. वो कह रहे हैं ये है टाइम 0 पे आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है. अब वो कह रहे हैं वेव हैज अ पीरियड ऑफ 20 milliseconds and a wavelength of 1.2 and the maximum amplitude of 5 mm. Draw a line to represent the position at 5 milliseconds. देखो इस बात को समझो कि 20 milliseconds का अगर आपका पीरियड है और 5 मिलीसेकंड गुजरे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि एसेंशियली जो अब टाइम हो रहा है दैट इज 0 प्लस t/4. टाइम 0 के बाद अब आप टाइम T/4, मतलब कि क्वार्टर ऑफ अ पीरियड के बाद जो है वो वेव को देख रहे हो. ये बात जहन में रखना. जल्दी से इधर आ जाओ और देख लो. ये पिक्चर अपने जहन में रखना. ये पिक्चर्स के अंदर जो स्टेशनरी वेव का जो रिजल्टेंट वेव का पिक्चर है, ग्रीन वाली वेव, ओरिजिनली ये यूं थी, क्वार्टर ऑफ अ पीरियड के बाद यूं हो गई, फर्दर क्वार्टर ऑफ अ पीरियड के बाद दोबारा यूं हो गई, बिल्कुल ऑपोजिट, फिर क्वार्टर ऑफ अ पीरियड के बाद यूं हो गई, फिर क्वार्टर ऑफ अ पीरियड के बाद यूं हो गई. तो हम समझना ये चाह रहे हैं कि हर क्वार्टर पीरियड के बाद अगर वेव यूं है तो फिर यूं हो जाएगी, और अगर यूं है तो फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी. तो क्वार्टर ऑफ अ पीरियड के बाद, अब ये शुरू में तो ऐसे थी, तो बाद में अब इसके अंदर कुछ इस तरह का पैटर्न हमें शो करना पड़ेगा. बट वी हैव टू ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ द वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ऑन द ग्राफ, नॉट द पीरियड. पीरियड तो हमने यहाँ से डिस्कस कर लिया कि हमें वेव को बनाना है ऐसे ऐसे करके, लेकिन कितना लंबा और कितना छोटा बनाना है उसके लिए आपको एम्पलीट्यूड ऑफ वेवलेंथ को देखना है, बिकॉज दैट्स अ डिस्टेंस ग्राफ, राइट. सो बेटा पीक्स बनेंगी 5 mm के ऊपर, 5 और +5 और -5 पे, और 1.2 की उसकी वेवलेंथ है, जिसका मतलब ये है कि ये आपकी कंप्लीट साइकिल यहाँ पे हो रही है, एक साइकिल यहाँ कंप्लीट हो रही है. अगर साइकिल ए से शुरू हो रही है तो साइकिल खत्म हो रही है यहाँ पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज गोना बी 1.2, राइट. और फिर दूसरी साइकिल जो है वो आपका 1.2 के बाद ये क्या है, 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4, दूसरी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया ऑब्वियसली. तो ये जो पहली दो रेड लाइंस है उनके बीच में आपको एक साइकिल बनानी है, दूसरी दो रेड लाइंस उनके बीच में एक और साइकिल बनानी है. अब आपने साइकिल का ढूंढना है मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कहाँ पे आएगा. सो ऑब्वियसली ये जो आपकी वेवलेंथ है, पहले इसको हाफ करो, वेवलेंथ को आधा करो, 1.2 को आधा करो तो 0.6 आता है. 0.6 के ऊपर आपने वेव को दोबारा 0 से गुजारना है. लेट सपोज 0.6 कहाँ पे आएगा, सो दिस वुड बी, ये है 0.5 और ये है 0.6. यहाँ पे वेव मेरी 0 से गुजरेगी, ठीक है. और इसके अंदर भी दोबारा कुछ ऐसा ही होगा कि 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे मेरी वेव दोबारा 0 से गुजरेगी. अब मैंने अपनी वेव यूं बनानी है और मैंने अपनी वेव यूं बनानी है, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे इस एम्पलीट्यूड को कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक लेके जाना है. और एक और बात का ख्याल रखना है कि ये जो पीक आ रही है, ये जो पीक आ रही है, ये इसके और इसके बिल्कुल मिडल में हो. तो 0.6 का भी आधा क्या होता है, 0.3 होता है. तो 0.1, 0.2, 0.3 पीक को यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट. और इसी तरह परफेक्ट ग्राफ ही बनाना है आपने, एक्यूरेसी के साथ, मजाक नहीं करना ग्राफ के साथ, बिल्कुल भी सीरियस होके बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनाना है. डोंट विंग इट, डोंट ट्राई टू जस्ट मेक अ नॉर्मल स्केच, ये आपने प्रॉपर बनाना है, ठीक है. और यही एग्जैक्ट डिट्टो वेव आगे जाके रिपीट हो जाएगी. सो इफ आई जस्ट मेक कॉपी एंड पेस्ट दिस, आई विल सेव सम टाइम.
ये एज इट इज वेव यहाँ पे, हाँ, ऐसे करके मैं, सो आई होप दैट्स इज मेकिंग सेंस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जी फेज डिफरेंस, स्टेट द फेज डिफरेंस। स्टेशनरी वेव में जब भी फेज डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा वो स्टेट से स्टार्ट होगा, बिकॉज आई डोंट नीड टू कैलकुलेट इट। स्टेशनरी वेव में फेज डिफरेंस या तो 180 डिग्री होता है या 0 डिग्रीज होता है। सो वो कह रहे हैं स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एट पॉइंट 4 एंड एट पॉइंट 8। तो वो कहना चाह रहे हैं कि बेटा ये जो पार्टिकल है पॉइंट फोर पे कौन सा पार्टिकल है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, और पॉइंट एट पे कौन सा पार्टिकल है, ये वाला। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में आप फेज डिफरेंस बता दें। अब स्टेशनरी वेव्स में आप जानते हैं कि जब ये वाला पार्ट पूरा नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा तो ये वाला पूरा पार्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। एवरी सिंगल पार्टिकल along दिस रेड लाइन इज इन फेज, मतलब अगर मैं आपसे पूछता इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का फेज डिफरेंस तो आप बोलते 0 डिग्री। लेकिन all the particles along this line and all the particles along this dotted line, they are out of phase, because when these are moving down, these are moving up। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं इनका फेज डिफरेंस, तो जवाब होगा आउट ऑफ फेज, यानी कि 180 डिग्री। यूनिट की चॉइस आपको इसलिए दी हुई क्योंकि आप 180 डिग्री को कन्वर्ट करके अपने रेडियंस में भी लिख सकते हो, तो हम यहाँ पे तो डिग्रीज डाल दें। समझ गए? स्टेट एंड एक्सप्लेन change in kinetic energy of a particle at an antinode between 0 and 5 milliseconds, numerical value is not required। वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो एंटी नोड पे है, सपोज कर लो इस पार्टिकल की बात कर लो, ये एंटी नोड है ना, यहाँ पे एंटी नोड है फिलहाल, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ कह रहे कोई भी एक एंटी नोड का पार्टिकल ले लो और बताओ कि वो 0 से लेके 5 मिली सेकेंड तक उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। एसेंशियली आपने बताना है उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा। तो 5 मिली सेकेंड तक हमने देखा था कि ये पार्टिकल शुरू में कहां पे था। अगर लेट्स सपोज मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इनिशियली ये पार्टिकल यहाँ पे था, राइट, इनिशियली ये पार्टिकल था यहाँ पे, और फाइनली ये पार्टिकल आया यहाँ पे। ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ मूव कर रहा है, लेकिन जब पार्टिकल सेंटर से पास करता है तो उसकी स्पीड होती है मैक्सिमम, और जब पार्टिकल यहाँ आता है तो वो हो जाता है मोमेंटेरीली एट रेस्ट। एंड इनफैक्ट जब पार्टिकल नीचे से ऊपर मूव करता है तो वो डीसेलरेट कर रहा होता है, और फिर जब ऊपर से नीचे वापस मूव करता है तो एक्सेलरेट कर रहा होता है। बट ऑब्वियसली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस पाथ, वी आर कंसर्न अबाउट द पार्ट वेयर द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। सो इट्स डीसेलरेटिंग। तो हम बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी इस वक्त यहाँ पे उसकी मैक्सिमम थी, टी इज इक्वल टू 0 पे, टी इज इक्वल टू 5 मिली सेकेंड पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 है, ग्रेजुअली कम होगी। तो हम बताएंगे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा। फॉर पार्ट वन व्हाई डिडंट यू ड्रॉ द लाइन। कौन सी लाइन नहीं बनाई, लाइन बनाई तो है बेटा, कौन सी लाइन नहीं बनाई, बना तो दी है लाइन। विच लाइन आर यू टॉकिंग अबाउट? ये बनानी थी ना लाइन, ये तो पार्ट वन का आंसर है बच्चे। अनस क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये वेव का स्पेसिफिकली स्टेशनरी वेव के ग्राफ का क्वेश्चन था। ऑलराइट, व्हाट डू वी हैव। ये क्वेश्चन तो हमारे पास प्रेशर वगैरह का है, ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आपकी वेव्स का है, बिकॉज इसमें सीआरओ रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास एक माइक्रोवेव डिटेक्टर है और वो सीआरओ से कनेक्टेड है।
डिटेक्टर सीआरओ को सिग्नल भेजेगा, सीआरओ यहाँ पे वाई एक्सिस में आपको वोल्टेज और एक्स एक्सिस में टाइम रिलेटेड रीडिंग देता है। टाइम सेकंड्स, मिली सेकंड्स, यहाँ पे पिको सेकंड्स में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो कह रहे हैं भाई हमारी जो टाइम बेस्ड सेटिंग है वो है 50 pico seconds per centimeter, where this is considered 1 centimeter. So if this is 0, then this is 50 picoseconds, 100 picoseconds. सबको pico का मतलब पता है, वो pico का मतलब होता है 10 to the power minus 12, 10 की पावर माइनस 12, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए बता रहा हूँ। यूजिंग फिगर 2.1 डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क का। देखो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन खुद से भी इन्फर करनी पड़ेगी। वेवलेंथ के लिए आपको सी की वैल्यू पहले से पता होगी। माइक्रोवेव की वैक्यूम में स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁻8। लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको नहीं पता। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यू विल गो एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट फ्रॉम द पीरियड, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू डो नॉट नो द पीरियड, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम की वैल्यूज ही नहीं लिखी हुई। तो टाइम की वैल्यूज बेटा आप लिखो ना, जब उन्होंने बता दिया आपको कि ये 50 पिको सेकेंड है, तो अगर ये लेट सपोज 0 है तो ये है 50, और ये है 100, और ये है 200, और ये है 150। तो 200 पिको सेकेंड्स मेरा पीरियड है। मान गया इस बात को? पीरियड इज 200 पिको सेकेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/200 पिको सेकेंड्स, यानी कि सेकेंड्स में टाइम्स 10 to the power -12। इससे मैं निकाल लूंगा अपनी फ्रीक्वेंसी, और मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है 5 × 10 to the power, कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 to the power 9 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी आप यहाँ डाल दो, और अब आप स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी करके अपनी वेवलेंथ निकाल लो। तो 3 × 10 to the power 8 divided by 5 × 10 to the power 9, and we get the wavelength of 0 point, इनमें इसकी वैल्यू आ रही है जी 0.06 मीटर्स। यहाँ पे मैं 0.06 नहीं लिख रहा, बिकॉज 0.06 लिखने से क्या होगा कि ये वन सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएगा। तो आई शुड राइट 0.060 टू मेक इट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स एटलीस्ट। ये है हमारा क्वेश्चन। ये वेव का अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल था, बिकॉज यू आर लिटरली यूजिंग एवरी सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ वेव अपार्ट फ्रॉम एम्पलीट्यूड इन ऑर्डर टू फाइंड दिस आंसर। तो आपने स्पीड आपको पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खुद पता होनी चाहिए, कहीं लिखी भी नहीं है, ये बात पता होनी चाहिए। फॉर्मूला ऑब्वियसली स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी होगा, ये पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पीरियड से आती है, ये पता होना चाहिए। पीरियड जो है वो आपको ग्राफ से मिलेगा, ये पता होना चाहिए। और ग्राफ से कैसे निकालना है पीरियड? विद द हेल्प ऑफ टाइम बेस, वो आपने लिख लिया। तो टाइम बेस की वैल्यूज जो है वो सिंपली आप 1 सेंटीमीटर के बाद लिख देते हो, ईजी हो गया। अब वो कह रहे हैं जी द सिग्नल फ्रॉम द रेडियो वेव फ्रॉम अ रेडियो वेव डिटेक्टर, अभी अलग सवाल है बिल्कुल, इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम सीआरओ। पहले माइक्रोवेव था, अब रेडियो वेव है। वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स इज 1.5 × 10 to the power 3। इसकी वेवलेंथ थी तकरीबन 0.06 मीटर्स, इसकी है 1500 मीटर्स। सो ऑब्वियसली हमारी जो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है कंपेयर टू द compared to what you call your microwaves. Determine the time based setting, ये बहुत अच्छा और conceptual सवाल है। required to display the same number of oscillations on the CRO। अब मेरे पास एक वेव ऐसी है जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, इसकी वेवलेंथ लॉन्गर है, लैम्डा अगर इसकी लॉन्ग है तो जाहिर सी बात है कि इसका पीरियड भी ज्यादा लॉन्ग होगा। ये कह लो कि लैम्डा लॉन्ग है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस होगी, और ये कह सकते हैं कि इसका पीरियड भी लॉन्ग होगा। तो अगर मैं यही सीआरओ की सेटिंग रखूं और रेडियो वेव को डिस्प्ले करूं, तो मेरी रेडियो वेव का आधा आधा तो क्या, कुछ से छोटा सा भी पार्ट नहीं डिस्प्ले हो सकेगा इस ट्रेस के ऊपर। मुझे टाइम बेस्ड सेटिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मेरी जो वेव है उसकी कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 1 2 2.5 साइकिल्स मैं यहाँ पे शो कर सकूं। 1
और 2.5 साइकिल्स में शो करना चाहता हूँ। तो अब इसके लिए मुझे सीआरओ की टाइम बेस्ड सेटिंग क्या रखनी पड़ेगी? सबसे पहले तो मुझे वेवलेंथ दी हुई है। अब याद रखो कि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है, तो वेवलेंथ जो है उससे मैं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से पीरियड निकाल सकता हूँ। मुझे बिल्कुल रिवर्स में काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका फिगर आउट करूंगा फ्रीक्वेंसी, या कह लो कि डायरेक्ट पीरियड फाइंड आउट करूंगा। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल टू लैम्डा एफ, या फिर इन अदर वर्ड्स यू कैन से लैम्डा अपॉन पीरियड। डायरेक्टली भी मैं यूज कर सकता हूँ ना, अपना टाइम बचा लूँ। तो मुझे स्पीड तो पता है कितनी है, 3.0 टाइम्स 10⁸ रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी स्पीड तो सेम है। लैम्डा अब आपके पास है 1.5 टाइम्स 10⁻3। पीरियड आपको नहीं पता, पीरियड आप यहाँ से निकाल लो। पहले आप बताओ भाई आपका पीरियड आ क्या रहा है सेकंड्स में, ठीक है। सबसे पहले मैंने पीरियड को डिटरमिन किया। मेरा पीरियड आ रहा है, मेरा पीरियड आ रहा है जी 5 टाइम्स 10⁻⁻6 सेकेंड्स। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 5 माइक्रो सेकेंड्स। कैन आई से कि ये 5। सर जी बेटा। ये आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? फॉर्मूला कौन सा यूज किया मैं? सर वेव सी इक्वल्स इक्वेशन। टू लैम्डा अपॉन टी। यार देखो, C इक्वल टू लैम्डा एफ क्या होता है? वेव इक्वेशन ना। और एफ क्या होता है? 1/T। तो इसके अंदर लैम्डा अपॉन टी भी तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। या फिर आप जी सर। इक्वल टू लैम्डा एफ यूज करके पहले एफ निकाल लो और फिर एफ इज इक्वल टू 1/T करके निकाल लो। एक स्टेप एडिशनल होगा लेकिन बात फिर भी वही होगी, समझ रहे हो? जी सर। अच्छा, अब पीरियड आ गया 5 माइक्रो सेकेंड्स। आपको ये बात समझनी है कि मुझे 2.5 ट्रेसेस दिखाने हैं। मतलब कि ये होना चाहिए 5, इतना होना चाहिए, यहां तक 5 होना चाहिए। अब मेरा जो नया ट्रेस है उसके लिए मैंने कहा कि यहाँ पे होना चाहिए 5, यहाँ होना चाहिए 10, और ये कितना हो जाएगा तकरीबन 12.5। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो टाइम बेस्ड सेटिंग होती है 1 सेंटीमीटर की सेटिंग, मुझे ये बताना है कि ये जो टाइम की वैल्यू है ये वाली वैल्यू क्या होगी। मुझे इस वाली टाइम की वैल्यू को फिगर आउट करना है। सो इफ दिस इज 5, देन दिस इज हाउ मच। ये कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस अगर 5 के बराबर हैं तो 1 सेंटीमीटर कितने बॉक्स के बराबर होगा? बेसिक मैथ्स है ना ये, बेसिक रेशियो या यूनिटरी मेथड, वॉट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। इफ आई एम सेइंग दैट 4 सेंटीमीटर्स जो है वो मेरे 5 माइक्रो सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर कितने माइक्रो सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करेगा? टी लिख देता हूँ यहाँ पे, अननोन टी की वैल्यू लिख देता हूँ। टी कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। टी इंटू 4 इज इक्वल टू 1 into 5। इन द एंड इट्स जस्ट 5/4। 5/4 gives you 1.25 माइक्रो सेकेंड्स। सो मेरी टाइम बेस्ड सेटिंग होनी चाहिए 1.25 माइक्रो सेकेंड्स। ये मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारे पुराने किए हुए क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट हैं। और सीआरओ के स्पेशली जो ये वाला क्वेश्चन है काफी अच्छा और डिटेल्ड क्वेश्चन है, तो इसको डेफिनेटली देखना, समझ लेना, ताकि सीआरओ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तुम लोगों को, ठीक है। देखो, हमने जो पहले एग्जाम्पल किए थे चैप्टर पढ़ते वक्त, तो उसमें सीआरओ के बड़े सीधे सीधे सवाल थे, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एक सवाल बिल्कुल मुश्किल है। एक दो हमने थोड़े से सवाल ऐसे भी किए थे, थोड़े से टफ थे, लेकिन ये ज्यादा टफ है इन द सेंस दैट यू आर वर्किंग टोटली इन रिवर्स। आप बल्कि रिवर्स में भी क्या, आपको वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ से आप पीरियड निकाल रहे हो, पीरियड से आप फिगर आउट कर रहे हो, और फिर उन्होंने बोला ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात लिखी हुई टू डिस्प्ले द सेम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। जिसका मतलब कि आपकी साइकिल 4 सेंटीमीटर में आनी चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर के लिए फिर 1 सेंटीमीटर की सेटिंग क्या होगी, जो कि टाइम बेस होती है, तो हमें पता लगा 1.25 होगी। So yes, there is a lot of work that needed to be done, but hopefully समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। Let's do 1 or 2 more questions। ये तो और चलें और क्वेश्चंस करें। ये अच्छा सवाल है वेव का, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में भी है इसमें क्वेश्चन, तो आओ उसको करें। What is meant by a progressive wave? Transfer of energy without
the transfer of medium. वेव की भी अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछें तो व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्रेसिव वेव, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट अ ट्रांसफर मीडियम. ट्रांसफर्स का मतलब क्या है? वाइब्रेशन ऑफ मीडियम इज परपेंडिकुलर. अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो ऑब्वियसली पैरेलल हो जाता टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है मीडियम उससे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करेगा. डिफाइन फ्रीक्वेंसी. Number of oscillations completed per unit time, number of wave fronts produced per unit time, number of compressions or rarefactions or number of crests produced per unit time. हम इसको लिख देंगे number of oscillations per unit time. ये हमारे पास है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. एज यू कैन सी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला ग्राफ है. इस पे कुछ पॉइंट्स उन्होंने मार्क किए हुए हैं, PQR ST. 5 points are labeled. State any 2 points having a phase difference of 0. Remember हमने बिल्कुल नोट्स में एग्जैक्ट इसी तरह का मैंने आपको ग्राफ बना के दिया था और मैंने इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो है वो लेबल किए थे और हमने उनके बीच में फेज डिफरेंस फिगर आउट किया था कल, बल्कि हम रिवीजन करते हुए वो देख भी रहे थे ग्राफ. सो एनी 2 points, गिव मी एनी 2 points जिनका फेज डिफरेंस 0 है. बताओ बच्चों, कोई से भी 2 पॉइंट्स ऐसे बता दो जिनका फेज डिफरेंस 0 है. मे बी देयर इज नॉट मोर देन वन आंसर ओवर हियर. फ्रॉम व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल ही नहीं है. कोई एक ही आंसर पॉसिबल है, एक ही पेयर बन रहा है पी क्यू जिसमें. हाँ, PQ पी और और QR. पी और P क्यू और का Q. फेज डिफरेंस 0 है. नहीं नहीं बेटा, पी और क्यू के बीच में तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है. जो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है दे आर एग्जैक्टली 1 वेवलेंथ अपार्ट या एग्जैक्टली 2 वेवलेंथ अपार्ट. इसका मतलब है जो भी पॉइंट्स इन फेज होंगे वो एग्जैक्टली 1 वेवलेंथ अपार्ट होंगे. तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनका फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए. क्यू के साथ कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है. क्यू के साथ जो पॉइंट इन फेज होगा ना वो ये वाला होगा, लेकिन ये पॉइंट लेबल्ड ही नहीं है. एस के साथ जो पॉइंट इन फेज होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, लेकिन वो लेबल्ड ही नहीं है. आर के साथ जो पॉइंट इन फेज होगा वो ये वाला होगा, बट वो लेबल्ड ही नहीं है. पी एंड टी आर लेबल्ड, दे विल वाइब्रेट इन फेज. सो हम यहाँ पे बताएंगे पी एंड टी. अली बेटा बात समझ में आ गई है या नहीं? फेज डिफरेंस वाला पार्ट जाके सही से रिवाइज कर लेना. ओके सर लेकिन सर P और Q तो सेम लाइन पे करते हैं एग्जिस्ट. कौन सी सेम लाइन? ये वाली लाइन कह रहे हो बेटा? ये ये तो जी कोई सर. लाइन, ये लाइन तो मीनिंगलेस है. ये तो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रही है लाइन. अब जब पी यहाँ पे होगा तो क्यू यहाँ पे आ चुका होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. पी ऊपर मूव कर रहा होगा, क्यू नीचे मूव कर रहा होगा. सेपरेट बिल्कुल अलग अलग मूवमेंट्स कर रहे हैं पी और क्यू. ये आप स्टेशनरी वेव से इसको कंफ्यूज करो. मुझे समझ में आ गई बात. यू आर सेइंग ये सारे पॉइंट्स इन फेज होंगे, वो स्टेशनरी वेव में होता है. दिस इज अ प्रोग्रेसिव है. प्रोग्रेसिव वेव क्वेश्चन. एक ट्रांसवर्स वेव उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे आपकी ये स्टेशनरी वेव है. ओके जी सर. जी सर. हाँ, ये आपके सारे पॉइंट्स एक दूसरे से थोड़ा 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 आउट ऑफ फेज होंगे. इन दोनों का फेज डिफरेंस होगा 90. 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 इसका और इसका फेज डिफरेंस है 180. इसका और इसका फेज डिफरेंस है 180. इसका और इसका फेज डिफरेंस है 180. इसका और इसका फेज डिफरेंस कितना है? 270. इन्होंने 270 वाला बोला था, तो कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स बता दो जो कि 3/4 ऑफ अ वेवलेंथ एक दूसरे से अपार्ट है. इट कुड बी पी एंड एस, या आप ये भी लिख सकते थे क्यू एंड टी भी लिख सकते थे यहाँ पे. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 15 हर्ट्ज. स्पीड ऑफ द वेव निकाल दें. स्पीड का फॉर्मूला लैम्डा एफ. वेवलेंथ आपको यहाँ से ग्राफ से मिल रही है, सेंटीमीटर से मिल रही है, उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना. वेवलेंथ आपको मिल रही है 1.2 सेंटीमीटर्स. तो ऑब्वियसली 1.2 टाइम्स 10⁻⁻² करेंगे, ये वेवलेंथ हो गई. फ्रीक्वेंसी है 15 हर्ट्ज. जवाब आ गया जी 0.18 meters per second. Two waves have the same frequency, have amplitudes this and this.
उनकी इंटेंसिटी का रेशियो निकाल दें। व्हाट एन इजी क्वेश्चन, बिकॉज इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। I1/I2 is equals to A1/A2 whole squared. So all I need to do is just bring this over here and that's it. That's all I have to do. बस मेरा ये जवाब है, कुछ भी नहीं करना। पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी वाली एम्पलीट्यूड दोनों को डिवाइड करके स्क्वायर करना है। सो 1.4 सेंटीमीटर ऊपर, और इसके अंदर कोई यूनिट भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे सिर्फ रेशियो है। एंड दैट्स ऑल आई नीड टू डू। इतना आसान क्वेश्चन। आई एम गेटिंग 4/9, बट यू विल नॉट राइट 4/9। डोंट राइट दिस ओवर हेयर। आप अपना आंसर डेसिमल में लिखते हो 0.44। ठीक है बेटा। आई कांट फाइंड एनी वे जिसमें हम एक क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकें। बिकॉज एक घंटे में अगर मैं लेट सपोज आज मैंने आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया, एंड आई हैव बीन जस्ट कंटिन्यूअसली सॉल्विंग द क्वेश्चंस विदाउट यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, टेकिंग एनी ब्रेक, उसके बावजूद ये है कि क्वेश्चंस जो है वो माशाल्लाह हमने अभी 2 साल के कवर किए हैं, काइंड ऑफ 2 साल से थोड़े कम, राइट? ऐसा ही है। तो 4 पेपर तकरीबन हमने कवर किए। अब मुझे लगता है कि हमें इसके और क्वेश्चंस करने चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज देन हाउ वुड वी कवर मोर चैप्टर्स। तो आज हमने जो टोटल क्वेश्चंस किए हैं, आई गेस 6 या 7 क्वेश्चंस किए हैं। आई डू हैव टू टेक अनदर क्लास, स्टूडेंट मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो अब मैं आपसे यही बेटा रिक्वेस्ट करूंगा कि आज मलूज लॉ नहीं था आई थिंक ओल्ड सिलेबस में, सिर्फ ये था कि प्रोग्रेस जो पोलराइजेशन होती है वो ट्रांसवर्स वेव की होती है, उसमें मलूज लॉ का फॉर्मूला नहीं था। आई डोंट थिंक सो। आई लुक एट वेरी ओल्ड पास्ट पेपर्स लाइक बिफोर 2005 एंड 6 वाले देख लूंगा, मे बी शायद उसमें कोई क्वेश्चन निकला है, बस इट वाज नॉट देयर। सिर्फ थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन थी उसमें, कैलकुलेशंस नहीं थे। तो करो ये कि बेटा क्वेश्चंस ये वाले कर लो, मई जून के और अक्टूबर नवंबर के जो 15 से पहले वाले क्वेश्चंस हैं इनको प्रैक्टिस करो। आपके पास कोई और टॉपिकल की बुक पढ़ी है जो भी है, बट डू एज मेनी क्वेश्चंस। आज के दिन में, आज का दिन एक अपना गोल सेट कर लो, रोज उठ के एक गोल बनाओ। I don't know how much gap you have between now and your paper, but this is what you should do before your P2 exam. रोज उठो, अपना एक गोल बनाओ, 2 टॉपिक्स से 3 टॉपिक्स को जो मिलते जुलते टॉपिक्स उनको उठाओ और बोला आज मैंने इसके अंदर हर चीज, एवरी सिंगल क्वेश्चन दैट आई कैन डू ह्यूमनली पॉसिबल, आज के दिन मैंने क्या करना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। So you start with revising the notes. Wherever you get stuck on the notes, you go to the particular video of that topic and क्या कहते हैं, वहां पे जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जाके जो है वो आप क्या करोगे, उसको प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है कॉन्सेप्चुअल, उसको क्लियर आउट करोगे वीडियो से और बुक से और नोट से, जहां से भी चैप्टर रिवाइज करने। वंस रिवाइज यू स्टार्ट गोइंग थ्रू टॉपिकल पास्ट पेपर्स, द वंस दैट वी हैव ऑलरेडी डन उनको क्विकली गो थ्रू करोगे, और वो वीडियोस में हुए हैं पुराने जो रीसेंट क्वेश्चंस हैं वो वीडियोस में हुए हैं 2016 ऑनवर्ड्स वाले, और जो बिल्कुल ही रीसेंट वाले हैं 2020 से आगे वाले वो आपके ईयरलीज में सॉल्व हुए हैं, वहां से आप ढूंढ के कर सकते हो। वीडियोस में टाइम स्टैम्प्स नहीं है, बट यू कैन क्विकली फाइंड देम, आई गेस थोड़ा बहुत स्क्रॉल करोगे मिल ही जाएगा। और फिर उसके बाद हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको वीडियो में मिल सकता है। मार्किंग स्कीम से समझ में आ रहा है तो यू डोंट नीड टू गो टू द वीडियो, बिकॉज दैट वुड जस्ट वेस्ट टाइम। तो वीडियो देखना जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द मार्किंग स्कीम। एंड देन once you're done with those, then you can start with older questions. तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जो कर लिया है, नोट्स रिवाइज कर लिए, वीडियोस देख ली, सब चीजें वो है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में करोगे। सेकंड हाफ ऑफ द डे में फिर नए क्वेश्चंस करो। अच्छा भाई ये इस साल के क्वेश्चंस मैंने नहीं किया, तो एक रेंज बना लो कि यार मैं 2015 से 2012 के बीच वाले क्वेश्चंस कर लेता हूँ, चलो, और उसमें जो मुश्किल लग रहा है वो करो। ठीक है, तो इस तरह अपना एक टारगेट बनाओ। एक दिन वेव्स और सुपर पोजिशन को दे दो, एक दिन इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स को दे दो, एक दिन जो है वो आप डिफॉर्मेशन और वर्क एनर्जी पावर को दे दो, एक दिन आप काइनेमेटिक्स डायनामिक्स को दे दो। आई गेस दिस वे यू विल कवर एवरीथिंग। तो अगली क्लास में अब देखो इलेक्ट्रिसिटी हमने बहुत ही रिसेंटली किया है, सो डू यू वांट मी टू डू इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स नाउ, और डू यू वांट मी टू डू वर्क एनर्जी पावर एंड डिफॉर्मेशन, और डू यू वांट मी टू डू काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर तो हमने प्रोजेक्टाइल और वर्क प्रोजेक्टाइल और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को तो कर ही लिया है, और डू यू वांट मी टू गो ओवर लाइक सम ओल्डर चैप्टर्स? क्या तुम लोग का है, जल्दी से बता दो। इलेक्ट्रिसिटी ही सर ज्यादा। वैसे डिफॉर्मेशन पे हमने फोकस काफी कम किया है। हम्म
चलो एक काम करते हैं, अभी बहुत सारे लोग डीसी सर्किट्स और इलेक्ट्रिसिटी का कह रहे हैं, सो हम डीसी सर्किट्स और इलेक्ट्रिसिटी के वो क्वेश्चंस करेंगे जो अगेन 15 से पहले के हैं, बिकॉज आई हैव डन ऑल द ईयरलीज ऑफ द रीसेंट पेपर्स एंड आई हैव डन ऑल द टॉपिकल्स दैट वर इन योर फाइल, एंड देन सेपरेटली मैंने आपको, मुझे याद है कि मैंने आई थिंक सारे जितने भी पोटेंशियोमीटर्स वाले क्वेश्चंस थे वो आपको सेपरेटली करवाए थे। सो नाउ व्हाट्स लेफ्ट टू डू इज जस्ट डू ओल्डर क्वेश्चंस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि रैंडम आते जाएंगे, इसी तरह हम करते जाएंगे। बट अगेन देखो, मैं क्लास में हर पॉसिबल सवाल करवा नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये बात तो मैं एटलीस्ट रोज का एक ईयरली, देखो इसका ईयरली कम टाइम का होता है, इट्स ओनली लाइक आई डोंट नो 75 मिनट्स, तो यू कैन डू एटलीस्ट 2 ईयरलीज इन अ डे। दिन के शुरू में, दिन के आखिर में एक अपनी एनर्जी सही से कंजर्व करके कर सकते हो, बट टॉपिक्स को भी दिन में अपने टॉपिक्स को भी टारगेट बनाओ कि मैंने ये और ये कंप्लीट करना है। सो मैं ये कह रहा था कि चलो अगली क्लास में सर्किट्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन देखो मैं दोबारा यही वांट कर रहा हूँ, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस इन अ डे, या जितने भी मैं कितने करवा लूंगा, मैं बोल दूंगा मैं 20 करवा दूंगा, लेकिन करवाने बैठूंगा मुझे पता है 6-7 सवाल होंगे, 2 घंटे गुजर चुके होंगे, एंड देन यू नो everyone will kind of get bored, so it's important that you do things yourself now। मैं एक तरह से आपको यही है कि आपको व्हाट्सएप पे सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, सो सेंड मी एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, और अगर मुझसे कोई स्पेसिफिकली आप लोग टॉपिक रिक्वेस्ट करते हो तो मैं वो रिवाइज करवा दूंगा। सो टुमारो we'll very quickly go over the electricity topic and try to do start the past papers in the same day। 4 दिन रह गए हमारे पास, तो मैं यही करवा सकता हूँ कि जो जो टॉपिक्स आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हो उसके मैं जितने टॉपिक्स करवा सकता हूँ करवा दूँ, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाते, आपको पता ही है, आप देख ही ले तो 1 घंटे में, 1 घंटे में अगर मैं बहुत अच्छी स्पीड से भी करूँ, 10 मिनट में एक सवाल करवा दूँ, तो 1 घंटे में 6 सवाल बनता है, दैट्स अबाउट इट। अगर मैं 2 घंटे की भी क्लास ले लूँ तो 10 सवाल करवा दूंगा मैक्सिमम, यही होगा। लेकिन 2 घंटे की क्लास लेना इस वक्त मुश्किल इसलिए हो रहा है बिकॉज देर इज द P5 ऑफ A2 एज वेल एंड देर इज O लेवल ATP एज वेल, तो वो सारी चीजें साथ साथ लेके चलनी है। एनीवेज चलें, सी यू टुमारो, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर थैंक यू। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।